नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हम लोग अनुसूची को पढ़ रहे थे और अनुसूचियों में चौथी अनुसूची तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पांचवी अनुसूची जो है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। पांचवी अनुसूची देखिए, लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। मैं केवल समझाऊंगा इसको क्योंकि एक स्पेशल लेक्चर जो है वो हम लोग पांचवी और छठी अनुसूची पे करने वाले हैं। एक बहुत स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए आएगा और जबरदस्त। मैं कह रहा हूं कि आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आप उन तमाम प्रश्न को कर पाएंगे जो कि यूपीएससी लेवल के हैं। आप लोग निचले जो एग्जाम है उनको तो क्रैक करेंगे ही करेंगे, जो अच्छे लेवल के जो एग्जाम है उनको भी आप लोग क्रैक कर पाएंगे। घबराइए मत, आप लोग एक विश्वसनीय एजुकेटर के साथ में है। ठीक है, चलिए अनुसूची 5 देखिए। अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र होते क्या है? एक विद्यार्थी से पूछा गया इंटरव्यू के अंदर, कई बार आप लोग मॉक इंटरव्यूज देखे, मैंने भी वही देखा। एक विद्यार्थी से पूछा गया कि अरे एससी एसटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो वहां पर उस विद्यार्थी ने आंसर बड़ा गजब का दिया था, बहुत अच्छा आंसर दिया था और बिल्कुल वैलिड आंसर था, वो गलत नहीं था। क्योंकि एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी गलती नहीं करेगा, ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं करेगा। और मैं भी आप लोगों को समझा जो है यही समझता हूं कि आप लोग भी गलती नहीं करेंगे। प्रश्न ये था कि एससी और एसटी के अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, शेड्यूल कास्ट वो होती है कि जो भी अभी मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है, जो कि सामान्य क्षेत्रों में रहती है लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम से अलग है, और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो रहती है और फिर वो मेन स्ट्रीम से अलग है, वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती है। तो पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, जहां पर शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये तमाम जो है वो उनके पास में सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं। और इनसे अलग वो लोग जो कि मुख्य धारा के अंदर शामिल नहीं है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, वो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं। वो डेफिनेशन जो है बड़ी अच्छी उसने दी थी, तो उनको हम लोग कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुख्य धारा से अलग ही क्यों हैं? क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग है। वो उस मेन स्ट्रीम के अंदर फिट नहीं बैठ पाते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम बहुत आगे तेज गति से चल रही है। अब फिट क्यों नहीं बैठ पाते हैं? क्योंकि उनका एजुकेशनल लेवल जो है वो इतना हाई नहीं है कि वो उन तमाम बातों को समझ पाए जो कि एक मेन स्ट्रीम के अंदर दूसरे लोग समझ पा रहे हैं। इसलिए उनको एजुकेट किया जाता है, इसलिए उनको फिर जो है टीएसपी एरियाज के अंदर रिजर्वेशंस दिए जाते हैं ताकि वो लोग भी उन्हीं लोगों के अंदर जाके शामिल हो, उन्हीं की विचारधारा वहां पर आए। ठीक है, तो उनकी संस्कृति और संरक्षण की करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अनुसूची 5 जो है वो निर्मित की गई है। इस अनुसूची 5 के अंदर एक बहुत बेहतरीन हम लोग अधिनियम पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पैसा अधिनियम, PESA, पैसा अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे PESA 1996, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जो कि 24 अप्रैल 1996 को लागू हुआ भूरिया समिति की सिफारिश पर। ये शब्द, ये जो लाइन मैंने कही है, ये यूपीएससी के अंदर एज ए स्टेटमेंट आ चुकी है। आरएस प्रीलिम्स फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में तमाम में पूछी जा चुकी है। आप लोग ये मत देखना कि सर यूपीएससी की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको वो सपना दिखा रहा हूं जिसको आप भविष्य में पूरा कर पाएंगे। सपना देखा है तो पूरा करेंगे, नहीं देखा है तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपनों के पीछे भागिए, भागना पड़ता है, हाथ धोकर, नहा धोकर भागना पड़ता है। समझ रहे आप लोग? तो यहां पर पैसा एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो पैसा एक्ट है, ये जो पंचायती राज है उनके अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको एक विशेष अधिकार देता है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लेख है। राष्ट्रपति, राज्यपाल को इनके विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर वो एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करते हैं जो इन तमाम बातों का ध्यान में रखता है। चलिए, ठीक है, छठी अनुसूची देखिए आप। 5वीं छठी के बारे में हम लोग अलग से एक लेक्चर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा यहां पे समझेंगे तो सही। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित ये प्रावधान किए गए हैं। अब ये पहली बात तो यह है कि 4 को ही क्यों चूज किया गया, और भी तो थे। नागालैंड कहां गया, है ना, त्रिपुरा तो ले लिया हमने, है ना, और मेघालय ले लिया, मिजोरम ले लिया, अरुणाचल प्रदेश नहीं लिया, सिक्किम नहीं लिया, फिर वो कहां गए? बेसिकली इनके अंदर बहुत सेंसिटिव जनजातियां रहती हैं। दूसरी बात, इनके अंदर प्रशासन उस तरीके से दुरुस्त नहीं था, क्योंकि यहां पर बचाने की जरूरत थी इनको, यहां पर इंटरप्शंस हो रहे थे।
दूसरे जो राज्य थे वहां पर जनजातियां सुरक्षित थी। यहां पर जनजातियों की संख्या ज्यादा, रहने वाले लोग जो है उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए उनकी संस्कृति को बचाए रखने का अलग से एक प्रशासन ने क्या किया, प्रबंध किया। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के अंदर प्रशासन से संबंधित जो है वो प्रावधान किए गए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने जो है वो सिटीजन CAA पढ़ा होगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। वो क्या था? उसमें अनाउंस किया गया कि जब जैसे ही ये CAA आया उस समय असम के अंदर विद्रोह होने लगे। छठी अनुसूची बार बार जो है वो न्यूज़पेपर में आने लगी। कारण क्या था? असम के जो लोग थे जो कि जनजातीय क्षेत्रों के अंदर रह रहे थे, उनकी यह मांग थी कि असम को पूरा का पूरा उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। बेसिकली असम के केवल और केवल 3 से 4 जिले ही इसके अंदर शामिल होते हैं, जबकि उनकी मांग थी कि पूरे के पूरे असम के अंदर वो छठी अनुसूची जो है वो लागू की जाए। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं वहां पर प्रवेश करने का अधिकार सबको नहीं होता है, वहां पर आप परमिशन लेकर प्रवेश कर सकते हैं। और जब बांग्लादेशी यहां पर बिना परमिशन के जब वो आ रहे थे, जहां पर छठी अनुसूची लागू नहीं हो रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि छठी अनुसूची को पूरे असम में लागू करो, ताकि अगर कोई बाहर से आता है तो परमिशन लेके आए। जैसे बांग्लादेशी वहां पर आ रहे थे क्योंकि नागरिकता लेने के लिए बड़े लालायित थे। अब इससे असम को क्या इससे खराबी है? असम के अंदर जैसे जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वहां के जो नागरिक हैं उनमें संसाधनों का बंटवारा उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से होना चाहिए था। तो असम के अंदर ये जो है हो सकता था, इसलिए लोगों ने वहां पे विद्रोह भी किया था। शॉर्ट में मैंने समझा दिया है, आप लोग आगे न्यूज़पेपर में कहीं से भी सहारा ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे 7वीं अनुसूची की, 7th शेड्यूल। ठीक है, 7वीं अनुसूची की बात करेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। ठीक है, इन तीनों सूचियों के आधार पर संघ यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आज बड़े परिवार के अंदर बहुत बड़े जो परिवार होते हैं, जैसे हम भी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, हमारे संयुक्त परिवार के अंदर हमारी शक्तियों का बंटवारा है कि ये क्या काम करेगा, वो क्या काम करेगा, सबका बंटवारा किया गया है। समझ रहे आप लोग? तो जब शक्तियों का बंटवारा हो जाता है उस परिस्थिति में डिस्प्यूट होना बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जीवन है ही कितना? अगर आप 60-70 साल के जीवन में 30 साल तक तो आपकी शादी, ब्याह, पढ़ाई वढ़ाई इसी में निपट जाएंगे, 40 साल तो बचेंगे। जीवन है ही कितना? इस जीवन को अगर आप झगड़ों में निपटा देंगे तो फिर जीवन है ही कितना? तो फिर अगर आप एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, समय उसमें गुजर जाएगा, तो जीवन है ही कितना? तो जीवन है ही कितना, ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको वो संघर्ष से लड़ने की क्षमता भी आएगी और जबरदस्ती आप किसी दूसरे ऐसे जो है कामों में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि मुझे अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। दैट्स इट। हम लोग बात कर रहे हैं कि शक्तियों का विभाजन। तो जब कार्यों का बंटवारा हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में, तो हम लोग कहेंगे कि शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, मतलब विभाजन हो रहा है। अब देखिए, आप लोगों ने 1935 भारत शासन अधिनियम पढ़ा होगा। भारत शासन अधिनियम जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। उस अधिनियम के अंदर ये जो अनुसूचियां हैं, ये जो सूचियां हैं, इनका उल्लेख किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनका उल्लेख जो है वो कहां पर किया गया था? 1935 के अधिनियम में। और वहीं से जो है वो हमने इसको क्या कर लिया है, संविधान के अंदर ग्रहण किया। संवर्ती सूची जो है कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। खैर वो बात अलग है। तो 1935 के अधिनियम से हमने सूचियों को भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड किया। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में एक तो है संघ सूची, जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। एक हमारे पास में है राज्य सूची, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट। और एक हमारे पास में है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं संवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 3 सूचियां जो हैं वो हमारे पास में उल्लेखित हैं। ठीक है, अगर हम लोग यूनियन लिस्ट की बात करें तो इस पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होती है? केंद्र की होती है। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की हो वो है यूनियन लिस्ट में, राज्य सरकार की हो स्टेट लिस्ट में, दोनों मिलकर बनाएंगे कॉन्करेंट लिस्ट में। बोलो सर बहुत अच्छा।
जब ये यूनियन लिस्ट बनी थी 1935 के अंदर, उस समय इसमें 59 सब्जेक्ट्स थी। फिर बाद में इसमें बढ़ाकर कितने किए गए, बढ़ाकर इसमें 97 जो है वो कर दिए गए, और अब वर्तमान में लगभग 100 विषय जो है इसके अंदर शामिल हैं। ये एट प्रेजेंट तीनों आपके पास में कंडीशन आती है। ये कब थे, ये 1935 के अधिनियम के समय थे, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाकर आज प्रेजेंट के अंदर कितना कर दिया है, 100 जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट के अंदर शुरुआती दौर के अंदर 66 विषय जो है सब्जेक्ट वो रखे गए थे, लेकिन आज वर्तमान में लगभग 62 इसके अंदर हो चुके हैं ना। देख लेना आप लोग, चेक करना एक बार, तो लगभग 61 जो है सब्जेक्ट आज वर्तमान के अंदर है। अगर हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो ये शुरुआत में 36 थे, फिर इसमें बढ़ोतरी करके 47 किए गए, और वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय समवर्ती सूची के अंदर शामिल हैं। यहां पर आप लोगों को जो है वो पहले का भी याद रखना है, ये जो है 36 वाला ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आरपीएससी ने एक एग्जाम लिया था, उसमें ऑलरेडी इसको पूछा जा चुका है 36 के लिए। ठीक है, कि कितने सब्जेक्ट थे जब समवर्ती सूची को बनाया गया था, 36 विषय उसके अंदर थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा चलिए सर, इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। यूनियन लिस्ट में तो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, मतलब इसमें शक्तियों के अंदर धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। किसमें वृद्धि हो रही है, शक्ति में, मतलब केंद्र सरकार ज्यादा विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन यहां पर स्टेट लिस्ट में आप लोग देखेंगे शक्तियों के अंदर कमी हुई है, तो हम लोग ये कहेंगे कि राज्य की जो शक्तियां हैं उनके अंदर कमी जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है, अभी कमी कैसे हुई है इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे, समझिए अब। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि 42वें संविधान संशोधन के अंदर ही जिक्र कर दिया गया था 1976 में, क्या कि ये जो राज्य सूची है, इस राज्य सूची के विषय में कमी की गई, और कमी हुई थी संविधान संशोधन के तहत। इस राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर 4 विषय जो है वो शामिल किए गए। राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय शामिल किए गए, 4 विषय जो है एक बार में शामिल किए गए। बाद में फिर एक और शामिल किया जाएगा, एक प्लस और विषय होगा, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक है वन्य और वन्य जीव। ठीक है, जैसे एक विषय हम लोग कहते हैं नाप व मेजरमेंट वाला, माप व मापतौल ऐसे लिखते हैं, है ना। ठीक है, कई बार शब्द जो है कई बार शब्द जो है वो क्या हो जाते हैं दिमाग के अंदर स्ट्राइक करते हैं बहुत सारे शब्द, है ना। दिमाग में जो है वो बहुत सारे शब्द जो है वो क्या करते हैं, एक साथ स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो मापतोल हो गया। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को पता है शिक्षा जो है वो भी इसके अंदर शामिल था। ठीक है, शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, तो शिक्षा, ठीक है, शिक्षा भी इसमें लिख लीजिए, और पक्षियों का संरक्षण। इन चारों विषयों को उठाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, और बाद में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जो है एक विषय और इसमें रख दिया गया, वह है परिवार जनसंख्या व परिवार कल्याण समवर्ती सूची के अंदर। तो ये जो विषय हैं ये समवर्ती सूची के अंदर शामिल हुए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 66 में अगर -5 करेंगे तो 61 आ गए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 62 लिखा था, एक विषय और बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, आई थिंक जो था मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने इसको जो है देखा भी था कौन सा विषय है। तो ये जो चीजें हैं वो आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, अच्छा पीछे चलते हैं। ये बात आपको याद हुई कैसे कमी हुई है, कैसे बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 ही लिस्ट है या इसके अलावा और भी कोई लिस्ट है? हाँ जी, और भी कोई लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है वो देखिए। इसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट विषय। ये एग्जाम में आ चुका है, अवशिष्ट विषय। इंग्लिश में कहते हैं रेजिड्यूरी पावर। या सब्जेक्ट। ठीक है, अवशिष्ट विषय।
ये जो अवशिष्ट विषय है इस पर आप लोग दो परिप्रेक्ष्य देखिए, दो डायमेंशन देखिए, 1935 का अधिनियम और वर्तमान प्रेजेंट, PRESENT। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट विषय जो कि ना तो संघ सूची, ना राज्य सूची, ना संवर्ती सूची में शामिल थे, उस पर गवर्नर जनरल जो था वो कानून बनाने का अधिकार रखता था। प्रेजेंट में पार्लियामेंट जो है, संसद, वो इस पर कानून बनाती है। तो अवशिष्ट विषयों का उल्लेख आखिरकार किया कहां पे गया है? जब आप लोग आर्टिकल नंबर 248 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 248 को पढ़ते हैं, वहां पर अवशिष्ट विषय का उल्लेख किया गया है। जैसे हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम, आपको बड़ा पढ़ के मजा आने वाला है, पॉलिटी है ना, क्राइम नहीं, क्राइम, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है ये सब्जेक्ट, मतलब मैं पढ़ाता हूं इसको, मुझे अच्छा लगता है इसको पढ़ाना, मैं बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। गवर्नर जनरल उस समय 1935 के एक्ट के समय प्रेजेंट में संसद और आर्टिकल नंबर 248 के अंदर अवशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया है, जैसे साइबर क्राइम जो है। अब जैसे आप लोग देखते हैं कि हैदराबाद के अंदर एक CERT है, CERT.in। ये क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो हमेशा ये जो डिपार्टमेंट है CERT.in, यहां पर शिकायत दर्ज की जाती है और यही जो है वो रेस्पॉन्स करता है इन तमाम, जैसे कोई मान लीजिए साइबर अटैक हो गया है, कोई वायरस आ गया है, कुछ भी आ गया है, तो ये जो है CERT एक्शन के अंदर आ जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे हम बढ़ते हैं अब कौन से 8वीं अनुसूची की तरफ। संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 थी और वर्तमान में 22 है। बहुत अच्छा, आपने 14 बता दी हैं और बता दिया 22 भी है, हमको इस पर भी जो है वो जिक्र करना पड़ेगा। तो मतलब भाषाओं का उल्लेख कौन सी में है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। आप लिख लेना, जो मैं अलग से लिख रहा हूं ना, आपको लिखना पड़ेगा वो, है ना, आपको वो क्या करना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। ये अंकल कह रहे हैं कि 14 भाषाएं थी सर और वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। बोला बहुत अच्छा। इसका अर्थ ये हुआ कि 14 के बाद में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो कितनी हैं? 8 भाषाएं अलग से जोड़ी गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन भी हुआ होगा। तो हम लोग कहेंगे यस, संविधान में संशोधन हुआ है। तो हम लोग 3 संशोधन यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपकी भाषा लिख देता हूं। जैसे हम लोग कहेंगे सिंधी लैंग्वेज, सिंधी भाषा। फिर एक है नेपाली, ये है ना कौन बनेगा करोड़पति पूछा हुआ था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। हमारे पिताजी कहते हैं कि यार तू क्यों नहीं जाता है ना। हमारे पिताजी जो हैं, जब से कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ है, मैं हमेशा उसको देखता हूं और एक एक क्वेश्चन मैं जो है उसमें एक एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं, लगभग। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो बात अलग है, कोई ऐसे फैक्चुअल ज्यादा ही हो, लेकिन अगर उससे 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो 8-9 जो है बिल्कुल करेक्ट में, इसका ये है, इसका ये है। तो हमारे पिताजी जो है वो कई बार मुझे डांटते भी हैं, कहते भी क्या तू क्यों नहीं जाता है, अप्लाई कर इसके लिए, जा कौन बनेगा करोड़पति में, हो सकता है तेरी किस्मत जो है चमक जाए। खैर अभी तक विचार किया नहीं है, कभी ट्राई करेंगे, क्योंकि क्या है कि जब भी वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन होते हैं तो उस समय पता ही नहीं रहता कब निकल जाते हैं। आप लोगों में से कोई विद्यार्थी बताएंगे तो हम लोग इस बार अप्लाई भी करेंगे, है ना। चलिए, तो हाँ, अगर आप लोग जाएं तो फोन अ फ्रेंड मुझे कर लीजिएगा। ये मैं आपको फैसिलिटी देता हूं कि आप लोग जब जाएं तो मुझे फोन अ फ्रेंड जो है उसकी फैसिलिटी में आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर देखिए बोडो, डोगरी, समझ में तो आ रहा है आप लोगों के, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो है वो आप लोगों को क्या करना है, अब याद करना है इसको। सिंधी भाषा को जो ऐड किया गया था, सिंधी भाषा के लिए हमने जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया और सिंधी भाषा को ऐड किया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, आप लोग इसको याद रखिए, NKM, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसको ऐड करने के लिए संविधान में 71वां संविधान संशोधन किया गया था और वो हुआ कब था? 1992 के अंदर। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको ऐड करने के लिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 के अंदर किया गया था, इसके तहत ये भाषाएं आज वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22। 14 से 22 कितने संविधान संशोधन हुए? 3 हुए। कितनी भाषाएं जोड़ी? 8 जोड़ी।
निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नहीं है, ये आप लोग को याद रखना है। हो जाएगा, ठीक है। 21, 71, 92 ये आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है, कौन सी हमारी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, किसको हमने 71वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा था, किसको हमने 92वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा था। ये तमाम प्रश्न जो है यहां से बनते हैं, एक स्लाइड के ऊपर से आप लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बराबर साथ दे रहे हैं आप लोग, धन्यवाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 9वीं अनुसूची की तरफ। 9वीं अनुसूची जिसको लेकर विद्यार्थियों में बड़ा असमंजस्य रहता है, बाकी फिर 9वीं 10वीं के बाद में फिर इजी है, हम लोग जल्दी जो है इसको समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। देखिए 9वीं अनुसूची आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है लैंड रिफॉर्म, लेकिन क्या वाकई में लैंड रिफॉर्म लिखा हुआ है कि और कुछ लिखा हुआ है? ये जो चीज लिखी हुई है, भूमि सुधार, जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियमन, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि 9वीं अनुसूची को हमने पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा था और संविधान सभा के द्वारा संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ क्या है, एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है, इस अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख किया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, उन कानूनों का उल्लेख किया गया है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। वेरी गुड, ओके, ठीक है। और उन्हीं कानूनों के अंदर भूमि सुधार भी शामिल है। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारतीवाद से भी जुड़ी हुई है। माफ कीजिएगा, खैर प्राकृतिक घटना है, हमारा नियंत्रण होता तो हम पहले ही रोक लेते, ठीक है। खैर फिर भी अंग्रेजों ने चलाया कि माफी मांग लो, मांग लेते हैं, नहीं मांगेंगे तो बच्चे सोचेंगे ओहो सर में मेहनत नहीं है। खैर चलिए, 9वीं अनुसूची जो है 9th शेड्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं, 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल में उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुनिए, अब जब केशवानंद भारतीवाद हुआ, केशवानंद भारती का जब वाद हुआ, अब तो मर चुके हैं ये 6 अगस्त 2020 को, तो 1973 का ये वाद है। 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, आज तक की सबसे बड़ी है। केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद साहब जो है वो अब जो है स्वर्गवास इनका हो चुका है, ऊपर जो थे इनका केस वैसे तो हार गए थे ये, लेकिन जो है अब परलोक सिधार गए हैं। केशवानंद भारतीवाद के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाँ, कि बेशक संसद जो है, पार्लियामेंट, संसद को संशोधन का अधिकार है, संसद को संशोधन का अधिकार है, लेकिन ध्यान रखे कि वो संशोधन करे लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका वो ध्यान रखे कि मूल ढांचे को प्रभावित जो है वो नहीं करे। केशवानंद भारतीवाद के अंदर ये कहा कि आप संशोधन करिए लेकिन मूल ढांचा जो है इसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। अब ये हमने जिक्र क्यों किया, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि 9वीं अनुसूची जिसको पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, इसमें लिखा हुआ है उन कानूनों को न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जाएगी, या फिर संसद जब भी संशोधन करे तो वो ऐसे कानूनों का उल्लेख जो है वो नहीं करेगा जिससे मूल ढांचा प्रभावित होता है। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि इंदिरा साहनी जो वाद हुआ था, इंदिरा साहनी का जो वाद था 1992 का, उसमें आरक्षण की सीमा को 50% निर्धारित कर दिया गया था, 50% निर्धारित कर दिया है। और जब तमिलनाडु को आरक्षण दे दिया गया 68%, है ना, 68% जो है आरक्षण दे दिया गया, उस समय यह है कि यार आपने तो कानून का उल्लंघन कर लिया है। लेकिन बेसिकली हुआ क्या कि तमिलनाडु के इस संविधान संशोधन को, है ना, तमिलनाडु के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन को किसमें शामिल कर दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। अब इसको कानून में इसको जो है न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकते।
तो हमने 9वीं अनुसूची में पढ़ा क्या था कि 9वीं अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट शामिल है उसको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकते, तो संसद के द्वारा संशोधन किया गया और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। लेकिन ध्यान रखें कि अगर वो मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है तो हम लोग चुनौती उसको दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। ठीक है, तो इंदिरा साहनी का वाद जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1992 का, उसमें 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तय की गई थी। राजस्थान के ऊपर हम लोग आते हैं। राजस्थान के अंदर एक समुदाय है गुर्जर समुदाय, जो कि आरक्षण की मांग करता है। गुर्जर समुदाय को बार बार आरक्षण दिया गया और बार बार इनका आरक्षण रद्द भी हुआ। लेकिन अब वर्तमान में इनकी ये मांग है कि इस बार जब हम लोग को आरक्षण मिला है तो हमारे इस आरक्षण को आप 9वीं अनुसूची में शामिल कर दो ताकि वो बाद में रद्द ना हो सके। और अब इसी बात पे अड़े हुए हैं गुर्जर समुदाय कि आरक्षण जो है वो हमको दिया जाए, यानी कि आपको पता है कि बेसिकल रिजर्वेशन है, लेकिन उसको जो है 9वीं अनुसूची में शामिल कर दो ताकि अगर कोई कानून में चुनौती देना भी चाहे संसद के अंदर न्यायपालिका में तो चुनौती नहीं दे पाए। चुनौती न्यायपालिका में दी जाएगी, संसद में नहीं। ठीक है, तो न्यायपालिका के अंदर वो चुनौती दे ही नहीं पाए तो परमानेंट हो जाएगा। अब प्रश्न एक और है, क्या गुर्जर समुदाय अकेला है या इसके साथ में और भी हैं? कुल 4 समुदाय जो हैं वो इसके साथ में संलग्न हैं। गुर्जर है, गड़िया लोहार है, रेबारी है और एक और है ना, वो ऊंट के पालक होते हैं, वो भी जो है इसके अंदर 4 कुल समुदाय जो है उसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी 9वीं अनुसूची। चलिए 10वीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? इतना क्लियर है ना आपको? मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बड़ा प्यार से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बस आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। अगर वाकई में आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज जरूर छोड़ देना कि यस सर, आपने जिस तरीके से पढ़ा है, जिस प्रकार से पढ़ा है वो हमको बड़ा पसंद है, हम लोग इससे बड़े संतुष्ट हैं। और आप इस कोर्स को अपने जितने भी सहपाठी गण हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश भी कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखिए, दल बदल विरोधी कानून 1985 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया। तो बेसिकली दल बदल विरोधी, जब 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया उसके तहत इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसमें लिख भी दिया गया था कि 1/3 से कम सदस्य, 1/3 से कम सदस्य अगर किसी पार्टी को बदलते हैं, कम सदस्य है, तो बेसिकली उन सदस्यों की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 से अधिक अगर चेंज करते हैं तो मतलब उस पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं कमी है। 1/3 से अगर कम कर रहे हैं तो वो सदस्य जो है कहीं ना कहीं उन्होंने गुट बना लिया है। ज्यादा करेंगे तो हो सकता है पार्टी में कमी है, लेकिन कम करेंगे तो उन सदस्यों के अंदर कमी है, इसलिए उनकी सदस्यता ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में 91वां संविधान संशोधन किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके तहत दल बदल पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। दल बदल पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ ये बनाया गया था और इस पर जो है अब अगर कोई दल बदल करता है, पार्टी चेंज करता है तो पूर्णतः रोक लगा दी गई है। लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, सर अब भी तो करते हैं, अभी भी तो करते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है, ज्योतिराव सिंधिया, यानी कि तमाम एग्जाम्पल है। उन नेताओं का नाम लेकर जो है मैं अपने शब्द जो है दूषित नहीं करूंगा, उनको पॉल्यूट नहीं करूंगा, राजनीति कहते हैं इसको। ठीक है, और हमारा जो है एक एजुकेशनल मंच है, इस पर हम लोग ऐसी बातों को जिक्र नहीं करेंगे, बहुत जो है बचकर चलना चाहिए। चलिए 11वीं अनुसूची की हम लोग बात कर लेते हैं, पंचायती राज से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया। कितने विषय हैं? 29 विषयों का उल्लेख किया गया। लेकिन हम लोग अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 29 में से 23 विषय जो है वो अपनाए हैं, कुल पूरे नहीं अपनाए, क्योंकि राजस्थान के पास में इतने संसाधन नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने 23 विषय अपनाए हैं। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया था, उनमें से 23 विषय हमने अपनाए हैं। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, म्युनिसिपैलिटी से, और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें कितने विषयों का उल्लेख है? 18 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, 18 विषय जो हैं वो इसमें लिखित किए गए हैं और 18 का 18 विषय जो है वो राजस्थान ने भी इसमें अपना लिए हैं। क्योंकि इसके बारे में हम लोग इतनी बात नहीं करेंगे, इनसे रिलेटेड टॉपिक आएंगे बाद में, तब हम लोग बहुत अच्छे से खुलकर इनके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग को समझाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं वो आप लोग को बहुत अच्छे से बाद में समझाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो लेक्चर आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे आप लोग बताइए। एप्लीकेशन के ऊपर जो है, एप्लीकेशन पर आपको बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। विश्वास रखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, है ना। मैं अपने आप में एक जो है, खैर मेरी तारीफ करूंगा नहीं, लेकिन आप जो है जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज एक बहुत अच्छे लेवल के साथ में मिलेगी।
यानी कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही जो है काम खत्म। 100 सुनार की और 1 लोहार की, कब तक पढ़ते रहेंगे बार बार। मान लीजिए कि ईओआरओ के लिए पढ़िया, फिर आरएस प्री के लिए फिर अलग से कोर्स खरीद के फिर पढ़ रहे हैं, नहीं, एक बार में ही जो है एक लोहार की चोट लगेगी और सब तितर बितर। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब इससे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए आखिरकार प्रावधान क्या क्या है, अलग से क्या प्रावधान किए गए हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वाकई में लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज जरूर सेंड कर देना, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा कि सर, हाँ लेकिन ईमानदारी के साथ में, जबरदस्ती नहीं कि नहीं सर ने बोला है, ईमानदारी के साथ में एक मैसेज जरूर छोड़ देना कि यस सर हमको बड़ा पसंद आया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।